नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी एकेडमी से आज हम भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का तात्पर्य है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार को वोट दिया जाता है, मतदान दिया जाता है। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में विधायक उम्मीदवार को जनता के द्वारा चुना जाता है, अर्थात विधायक उम्मीदवार के लिए जनता होती है निर्वाचक मंडल। लोकसभा चुनाव में सांसदों के निर्वाचन हेतु जनता के द्वारा मतदान किया जाता है, अर्थात लोकसभा सांसद का निर्वाचक मंडल होता है जनता। तो इस प्रकार से विधानसभा चुनाव तथा लोकसभा चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा संपादित किया जाता है। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति को सीधे जनता के द्वारा चुना नहीं जाता है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए राज्यों के विधायकों तथा लोकसभा तथा राज्यसभा के सांसदों के द्वारा, अर्थात जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार को वोट किसके द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 3 प्रकार के लोग शामिल होते हैं। पहला, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा, 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली तथा पौंडीचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं 3 प्रकार के लोग। पहला, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा, दिल्ली तथा पौंडीचेरी या पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत एक गणतंत्र देश है। भारत एक गणतंत्र देश है। भारत एक गणतंत्र देश है, अर्थात भारत एक गणतंत्र देश है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत एक गणतंत्र देश है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है।
अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होता है वह जनता के प्रतिनिधि होता है। अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जनता के प्रतिनिधि, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए, प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए जनप्रतिनिधि अर्थात निर्वाचित सांसद व निर्वाचित विधायक होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल प्रेरित है आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल प्रेरित है आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल प्रेरित है आयरलैंड के संविधान से। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सांसद। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या है 545। 545 सदस्यों में से 543 सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से सीधे तौर पर चुना जाता है। अर्थात यह है लोकसभा के निर्वाचित सांसद या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। जबकि 2 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 2 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 331 में वर्णित है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन। इसी प्रकार से राज्यसभा में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या है 245, जिसमें से 233 सदस्यों को राज्य के विधानसभाओं के विधायकों के द्वारा चुना जाता है। अर्थात यह है राज्यसभा के निर्वाचित सांसद 233। और इसी प्रकार से 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 80 में वर्णित है राज्यसभा तथा राज्यसभा के 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन। लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य है, जिसमें से 543 सदस्यों को भारत के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। तो यह है लोकसभा के 543 निर्वाचित सांसद या सदस्य। राज्यसभा में वर्तमान में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्यों को राज्यों के विधानसभाओं के
विधायकों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। तो यह है राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस प्रकार से लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य है 543, जबकि राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्य 233। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, अर्थात लोकसभा के 543 सदस्य तथा राज्यसभा के 233। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है राज्यों के विधानसभाओं के, राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अर्थात निर्वाचित विधायक। भारत में कुल 28 राज्य है। हर राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अर्थात विधायक भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 91 सीट है, जिसमें से 90 सीट है निर्वाचित विधायकों के, अर्थात इन्हें सीधे तौर पर जनता के द्वारा चुना गया है। निर्वाचित विधायक, विधानसभा 90 निर्वाचित है विधानसभा सदस्य या विधायक, और एक सदस्य है छत्तीसगढ़ के विधानसभा में मनोनीत सदस्य, जिसे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया गया है। अनुच्छेद 333 के तहत, अनुच्छेद 333 में लिखा गया है, राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 90 निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। इसी प्रकार से हर राज्य के निर्वाचित विधायकों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत में हर एक राज्यों के अगर हम विधायक को देखते हैं तो भारत में कुल 4120 निर्वाचित विधायक है। वर्तमान में भारत में कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या, निर्वाचित विधायकों की संख्या यह है 4120, अर्थात 4120 निर्वाचित विधायकों के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से यहां पर है 543 लोकसभा सदस्य, 233 राज्यसभा निर्वाचित सदस्य और भारत के 4120 निर्वाचित विधायक। आगे देखते हैं तीसरा, 17वां संविधान संशोधन 1992। 17वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार दिल्ली तथा पौंडीचेरी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुदुचेरी या पौंडीचेरी, दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिन्हें शामिल किया गया है 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुल 3 प्रकार के लोग हैं। पहला, लोकसभा तथा राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्य अर्थात 543 प्लस 233 लोकसभा सांसद तथा राज्यसभा सांसद, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अर्थात विधायक।
17वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली व पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अर्थात विधायक। तो इस प्रकार से 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली व पांडिचेरी के विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। और वर्तमान भारत में कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या है 4120, जबकि कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या है 543 प्लस 233, अर्थात ये हो जाएगा 7776। इस प्रकार से वर्तमान भारत में कुल निर्वाचित सांसद है 543 प्लस 233, अर्थात ये है 776, और विधायकों की कुल संख्या है 4120। अनुच्छेद 55 अब हम देखने जा रहे हैं। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। भारत के राष्ट्रपति का तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। जमानत राशि 15,000 रुपया जमा करना होता है। कुल मत का 1/6 न मिलने की स्थिति में जमानत राशि 15,000 रुपए जब्त कर ली जाती है। 11वां संविधान संशोधन 1961 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का चुनाव में कोई निर्वाचक मंडल रिक्त होता है तो इसका असर राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं पड़ता है। अर्थात यदि मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, फिर भी वहां के विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के निपटारे का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, पहला अप्रत्यक्ष निर्वाचन, दूसरा गुप्त मतदान, तीसरा आनुपातिक मत प्रणाली, चौथा एकल संक्रमणी मत गणना या वरीयता मत प्रणाली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का संपादन करते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग। निर्वाचन का संपादन किया जाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यह राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व
उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया जाता है। राष्ट्रपति के नामांकन हेतु राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन हेतु राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। दूसरा, नामांकन हेतु जमानत राशि लगता है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए जमानत राशि लगती है। जबकि यदि 1/6 राष्ट्रपति उम्मीदवार के द्वारा कुल मत का 1/6 अर्जित नहीं किया गया तो जमानत राशि जब्त की जाती है। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्वारा कुल मत का 1/6 मत अर्जित न करने की स्थिति पर जमानत राशि 15,000 रुपए, जमानत राशि 15,000 रुपए जब्त की जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद के निपटारे का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद उत्पन्न होने पर विवाद के निपटारे का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होता है। सर्वोच्च न्यायालय का होता है। ध्यान दीजिएगा। आगे इसी में हम देखने जा रहे हैं 11वां संविधान संशोधन 1961। 11वां संविधान संशोधन 1961। 11वां संविधान संशोधन 1961। यदि कोई निर्वाचक मंडल रिक्त हो तो उसका राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई असर नहीं पड़ता है। यदि कोई निर्वाचक मंडल रिक्त हो तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसका कोई असर नहीं पड़ता है। कोई असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह है, मान लीजिए किसी राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया, अर्थात जो भी उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति हो या तत्कालिक राष्ट्रपति हो, यदि उनके द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो उस स्थिति में भी उस राज्य के विधायकों के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान दिया जाएगा। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तब भी उस राज्य के विधायक राष्ट्रपति
के निर्वाचन में भाग लेते हैं, भाग लेंगे। यह है 11वां संविधान संशोधन 1961। राष्ट्रपति के निर्वाचन की 4 प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पहली प्रक्रिया है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, दूसरा है गुप्त मतदान, गुप्त मतदान, तीसरा है आनुपातिक, आनुपातिक मत प्रणाली, आनुपातिक मत प्रणाली, और चौथा है एकल संक्रमणी, एकल संक्रमणी मत गणना, या इसे ही कहा जाता है वरीयता मत प्रणाली, वरीयता मत गणना या वरीयता मत प्रणाली। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की 4 प्रक्रिया होती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, गुप्त मतदान, आनुपातिक मत प्रणाली, एकल संक्रमणी मत गणना या वरीयता मत गणना। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले समझते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जनता सीधे तौर पर मतदान नहीं देती है, बल्कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है। इसका मतलब यह है कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अनुच्छेद हमने 54 में डिस्कस किया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जिसमें शामिल होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक। 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अर्थात विधायक, जो कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को मतदान देते हैं। तो इस प्रकार से होता है राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन। गुप्त मतदान का मतलब यह होता है कि निर्वाचक मंडल के द्वारा अर्थात मतदाताओं के द्वारा जो मतदान दिया जाता है उसे बताया नहीं जाता है। इस प्रकार से दिया जाता है राष्ट्रपति में के निर्वाचन में गुप्त मतदान। आगे है आनुपातिक मत प्रणाली, इसे हम डिस्कस करते हैं। आनुपातिक मत प्रणाली, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे है आनुपातिक मत प्रणाली। आनुपातिक मत प्रणाली आनुपातिक मत प्रणाली, ध्यान दीजिएगा। आनुपातिक मत प्रणाली, इसमें तीसरा प्रोसीजर है आनुपातिक मत प्रणाली। आनुपातिक मत प्रणाली का मतलब क्या होता है समझिएगा। भारत में कुल 4120 विधायक है। भारत में कुल 776 निर्वाचित सांसद है लोकसभा तथा राज्यसभा के। लेकिन एक विधायक कम जनसंख्या का प्रतिनिधि करता है, जबकि एक सांसद अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि हम जानते हैं पूरे भारतवर्ष के लिए 4120 विधायक है, जबकि 776 निर्वाचित सांसद है। इस प्रकार से एक सांसद अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि एक विधायक कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम निकालेंगे एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य,
एक विधायक का मत मूल्य यह बराबर होगा राज्य की कुल जनसंख्या। जिस राज्य के विधायक का मत मूल्य निकाला जा रहा है उस राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या। जैसे छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या, मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या। डिवाइड करेंगे कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या, कुल निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या या विधायकों की संख्या, विधानसभा सदस्यों की संख्या या विधायकों की संख्या। तो यहां पर जो फिगर आता है वो बड़ा फिगर होता है। उस बड़े फिगर को छोटा करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। यहां पर 1000 से डिवाइड करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो फिगर आता है वो काफी बड़ा आता है, हमें सिर्फ मत मूल्य से मतलब है, ये एक यूनिट मात्र है, इसीलिए फिगर को छोटा करने के लिए यहां 1000 से डिवाइड किया जाता है। इसके बाद हम निकालेंगे राज्य के, उस संबंधित राज्य के कुल विधायकों का मत मूल्य, कुल विधायकों का मत मूल्य, राज्य के कुल विधायकों का मत मूल्य। इसके लिए आप जो एक विधायक का मत मूल्य निकला है उसमें कुल विधायकों की संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात एक विधायक का मत मूल्य इनटू कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या, निर्वाचित विधायकों की संख्या, कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य बराबर, एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य बराबर होगा भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई, भारत की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्य या सांसदों की संख्या अर्थात लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं 543 प्लस राज्यसभा के हैं 233 अर्थात कुल 776। इस फिगर को भी छोटा करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इस प्रकार से निकल जाएगा एक सांसद का मत मूल्य। इसे हम एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई राज्य है, उस राज्य की एक विधायक का निकालना है मत मूल्य, एक विधायक का निकालना है मत मूल्य। मान लीजिए भारत में किसी राज्य में जनसंख्या है 10 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। किसी राज्य की जनसंख्या है 10 करोड़ तथा यहां पर विधायकों की संख्या है, मान लीजिए 100 विधायक है यहां पर, तो कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या है 100 और 1000 इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि फिगर छोटा हो जाए। तो यह इस प्रकार से आ जाएगा 1000 अर्थात एक विधायक का मत मूल्य निकल गया यहां पर 1000। मान लीजिए उस राज्य में विधायकों की कुल संख्या होती 200, तो इस प्रकार से एक विधायक का मत मूल्य निकल जाता 500 के बराबर। यहां पर एक विधायक का मत मूल्य निकला है 500 और जैसा कि जानते हैं उस राज्य में कुल 200 विधायक है, तो हम निकाल सकते हैं तो राज्य के कुल विधायकों का
कुल विधायकों का मत मूल्य, अर्थात एक विधायक का मत मूल्य इंटू विधायकों की, कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या, अर्थात ये निकल जाएगा 5 दूनी 10 और ये 4 0, ये निकल गया। तो यहां पर कुल विधायकों का मत मूल्य निकल गया 1 लाख के बराबर। इसी प्रकार से अगर भारत में 28 राज्य और दिल्ली और पांडिचेरी को जोड़े तो दिल्ली और पांडिचेरी और भारत के 28 राज्य के कुल 4120 विधायकों का निकल जाएगा मत मूल्य। तो हर राज्य का लेकिन आपको यह अलग अलग निकालना है। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का कुल विधायकों का मत मूल्य, फिर मध्य प्रदेश के राज्यों के कुल विधायकों का मत मूल्य, उत्तर प्रदेश के राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य, राजस्थान राज्य के कुल विधायकों का मत मूल्य। इसी प्रकार से पूरे राज्यों के कुल विधायकों का मत मूल्य निकालकर उसका एडिशन करना है। तो भारत के कुल 4120 विधायकों का कुल मत मूल्य निकल जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे एक सांसद का मत मूल्य। एक सांसद का मत मूल्य भारत की कुल जनसंख्या, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या है लगभग 121 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या है 121 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़। 8,54,977 है। 121 करोड़ 8,54,977 है। इसमें हम डिवाइड कर देंगे लोकसभा तथा राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का, अर्थात 776 से इंटू 1000। तो इससे निकल जाएगा एक सांसद का मत मूल्य। तो आप निकाल सकते हैं कुल 776 सांसदों का मत मूल्य। कुल 776 सांसदों का मत मूल्य, कुल 776 सांसदों का मत मूल्य जो कि निकल जाएगा 776 इंटू, यहां पर जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू से आपको करना है मल्टीप्लाई। तो ये कुल सांसदों का निकल जाएगा, सांसदों का मत मूल्य। तो यही है आनुपातिक मत प्रणाली। अब किस प्रकार से मतदान किया जाता है इसे हम डिस्कस करते हैं। एकल संक्रमणी मत गणना या वरीयता मत प्रणाली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकल संक्रमणी मत गणना या वरीयता मत प्रणाली, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला है एकल संक्रमणी मत गणना या वरीयता मत प्रणाली। वरीयता मत प्रणाली, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुल 4 उम्मीदवार उतरे हैं। 4 उम्मीदवार जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में उतरे हैं, वो उम्मीदवार कुछ इस प्रकार से है। उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी, उम्मीदवार सी और उम्मीदवार डी। और जो निर्वाचक मंडल है जिसमें शामिल है 4120 विधायक तथा 776 सांसद, उनके द्वारा मतदान दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में शामिल है 776 निर्वाचित सांसद, 776 निर्वाचित सांसद तथा शामिल है 4120 निर्वाचित विधायक। अब ये मतदान देने आए हैं, अर्थात यहां पर कुल मतदान देने आए हैं। कुल मतदाता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, कुल मतदाता है, ये हो जाएगा 6, ये है 9,
यह है आपका 8 और ये 4,896 मतदाता आए हैं, जिसमें शामिल है 776 निर्वाचित सांसद तथा 4,120 निर्वाचित विधायक। इनके द्वारा मतदान दिया जा रहा है। मान लीजिए इस 4,896 में किसी मतदाता ने, यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं मतदाता, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मतदाता, यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं मतदाता, और यह है आपका उम्मीदवार, राष्ट्रपति का उम्मीदवार। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक मतदाता है एक्स, उसने यहां पर इसको दिया वरीयता 1, इसको दिया वरीयता 2, इसको दिया वरीयता 3, इसको दिया वरीयता 4। वरीयता 1 दिया है बी को, अर्थात यहां पर वो चाहता है कि बी राष्ट्रपति बने। अगर बी राष्ट्रपति ना बन पाए तो डी राष्ट्रपति बने, अगर डी राष्ट्रपति ना बन पाए तो सी राष्ट्रपति बने, और सी ना बन पाए तो ए राष्ट्रपति बने। तो इस प्रकार से वरीयता के आधार पर मतदान दिया। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने, किसी मतदाता ने सभी को वरीयता 1 दे दिया, तो यह हो जाएगा अवैध मत, यह होगा अवैध मत। तो इस प्रकार का ये जो मत होगा यह होगा अवैध मत। लेकिन आपने किसी एक को वरीयता 1 दिया, किसी एक को वरीयता 2, किसी को 3, किसी को 4, तो यह कहलाएगा वैध मत। मान लीजिए किसी मतदाता ने एक ही आदमी को 1, 2, 3, 4 सभी वरीयता दे दिया, तो यह भी कहलाएगा अवैध मत, अवैध मत। यदि राष्ट्रपति का उम्मीदवार वैध मत का 50% तथा एक ज्यादा मत पा लेता है तो वह बन जाएगा भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति विजेता जो होगा उसे लाना होगा वैध मत का 50% अर्थात 1/2 प्लस 1 मत, तो यह कहलाएगा आपका विजेता। राष्ट्रपति विजेता हेतु न्यूनतम कोटा चाहिए, राष्ट्रपति विजेता हेतु न्यूनतम कोटा चाहिए वैध मत का 50% प्लस 1। वैध मत का मतलब होता है कि कुल मत, जैसे कि कुल मत यहां पड़ेगा 4,896 में से घटा दीजिए अवैध मत को, तो यह निकल जाएगा कुल वैध मत। कुल वैध मत का 50% तथा एक ज्यादा होने पर न्यूनतम कोटा मिल जाएगा और राष्ट्रपति विजेता बन जाएगा। अर्थात जो उम्मीदवार को इतना मिलेगा न्यूनतम कोटा, वह राष्ट्रपति बन जाएगा। चूंकि यहां पर वरीयता के आधार पर मतदान हुआ है, इसलिए इसे कहा जाता है वरीयता मत प्रणाली। लेकिन मत की गणना होती है एकल संक्रमणी मत गणना के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, एकल संक्रमणी मत गणना के आधार पर गणना होता है। कैसे, समझिएगा। वरीयता और इधर देखना है उम्मीदवार, राष्ट्रपति का उम्मीदवार। ध्यान दीजिएगा, 4 उम्मीदवार है, ए, बी, सी और डी, ये उम्मीदवार है। वरीयता 1 पहले देखते हैं। मान लीजिए वरीयता 1 के आधार पर बी को मिला है 20 वोट, सी को मिला है 30 वोट, डी को मिला है 10 वोट और ए को मिला है 15 वोट। अर्थात इनमें सबसे कम मिला है डी को, तो डी बाहर हो जाएगा, डी इस रेस से बाहर हो जाएगा। अब बचे 3। अब वरीयता 2 को जोड़ा जाएगा। मान लीजिए ए को वरीयता 2 में मिला है, मान लीजिए वरीयता ए को मिला है 25, तो इस आधार पर इसका कुल हो गया 15 प्लस 25, यह हो जाएगा कुल 40। तो यह हो गया 15 प्लस 25 40, 15 प्लस 25 इसके पास हो गया कुल 40। मान लीजिए बी को वरीयता 2 में मिला है 10, तो इसका हो गया कुल 30, कुल मत हो गया 30। मान लीजिए वरीयता 2 में सी को मिला है 20, तो इसका हो गया कुल 50। ये तो बाहर हो चुका है, इसको देखेंगे ही नहीं, इसका वरीयता देखेंगे ही नहीं। अब इनमें सबसे कम है बी के पास, तो बी हो जाएगा बाहर। और यहां पर देखिए बी बाहर हो गया,
बी बाहर हुआ और बी बाहर होने के बाद हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो मत मिला है वो मिला है, पहला पकड़ना है आपका सी को 50 और ए को मिला है 25। तो आकार से बी के बाहर होने के बाद अब वरीयता 3 के आधार पर देखा जाएगा। मान लीजिए वरीयता 3 के आधार पर ए को मिला है 30 और सी को मिला है 10, तो ये हो जाएगा 40 और 30 70 कुल मत, और ये 50 10 60, अर्थात विजेता होगा आपका ए। तो ए बनेगा भारत का राष्ट्रपति, ए बनेगा भारत का राष्ट्रपति। तो यह है एकल संक्रमणी मत गणना, वरीयता मत गणना।